सिनेमा और प्रभाव चैनल में दी पंचनाला क्रॉमेटी का टिकाओ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर द्वितीय पार्ट नंबर 2। तो सवाल यहाँ पे आपके मन में होगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं कि ये पार्ट 2 किसका है, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं आपका एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का जो आपका पेपर हुआ था, यानी कि प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर हो चुकी है कहानी अब शुरुआत। लेकिन चूंकि इसका पेपर जब हुआ था आपका, कब हुआ था, ये 16 मार्च 2023 को हुआ था, ये आपका सेकेंड वाला। ठीक है, एक और पेपर हुआ था 15 मार्च 2023 को, उसका पेपर ऑलरेडी सॉल्व है, उसको आप पहले के वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ओके। पार्ट 1 के अंदर हमने किए थे सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 10 तक कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल मत देखिए उसको, और अपना नुकसान कराने के लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में, और देखेंगे हम यहाँ पर सवाल नंबर 11 से आपके 20 तक। स्टार्ट करें सवाल नंबर 11 से। उससे पहले यहाँ पर देखिए आप एक चीज, ये सवाल देखिए, ये सवाल जो है आपका, इसे हम कह सकते हैं एक प्रकार का ये वाही वाही वाला, यानी कि वाहियात यातायात वाला सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, जनरल आईक्यू स्कोर पीक्स एट वन ऑफ द फॉलोइंग एज। निम्नलिखित में से किस आयु में सामान्य आईक्यू लब्धांक सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं थोड़े से डिप्लोमेटिक होते हैं। यहाँ पर आपका देखिए 2 नंबर का स्कोर करना, आपका 2 मार्क्स का स्कोर करना कंप्लीटली आपका ये क्या हो जाता है, डिप्लोमेटिक हो जाता है। कंप्लीटली आपके लक फैक्टर पे यहाँ पर डिपेंड करता है। वो ऐसा क्यों, यहाँ पर देखिए 15 साल की उम्र दी हुई है, 25 साल की और 35 साल की। आइडियली देखा जाए तो वैसे सही किया है उन्होंने, यहाँ पर जो सही आंसर आपका 25 ईयर्स उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कंफ्यूज आप किसके बीच होंगे, 25 साल के बीच में और 35 साल के बीच में। ठीक है, मतलब ये इस प्रकार का सवाल है कि 25 में भी हो सकता है किसी किसी का, 30 में भी हो सकता है। जनरल आईक्यू पूछा हुआ है यहाँ पर, तो इस प्रकार की बातें। ये सवाल आपका देखिए, अगर आपने 35 मार्क कर दिया होगा तो उन्होंने आंसर में यहाँ पर 25 दिया है। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें, अगर सवाल रिपीट होता है तो आप भी 25 को ही मार्क करिएगा, लेकिन इस प्रकार के सवाल रिपीट होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है ना। आप परेशान होते रहेंगे यहाँ पर कि जनरल आईक्यू स्कोर पीक्स एट वन ऑफ द फॉलोइंग एज, किस आईक्यू एज में जो है आपका पीक करता है। तो खैर वो यहाँ पे समझने वाली बात नहीं है, हम इस प्रश्न के माध्यम से समझेंगे कुछ और चीजों के बारे में। यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे आपकी डेवलपमेंट वाली अवस्थाओं के बारे में, उनकी स्टेजेस के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन सी अवस्था है। यहाँ पे आपका एडोलेसेंस आ गया, आपकी किशोर अवस्था आ गई, यहाँ पर आपकी कह सकते हैं वयस्क हो चुके हैं आप यहाँ पर। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में आ चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 35 वर्ष भी हो सकता है, यहाँ पर 35 वर्ष में जो है काफी ज्यादा अक्ल आ जाती है और कभी कभी नहीं भी आती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 45 वर्ष है, यहाँ पे थोड़ा सा रिटायरमेंट फेज की ओर आगे चले जाते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो अगर इस प्रकार के सवाल रिपीट होता है आपका, तो जनरल आईक्यू स्कोर पीक सेट वन ऑफ द फॉलोइंग एज, तो किसमें होगा, 25 साल में होगा। इन्होंने पहले आंसर किया हुआ है तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये है आपके सामने सवाल नंबर 11, इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है पहले देखिए, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड गाबा, यानी कि कौन सी यूनिट आ चुकी है आपकी, यूनिट नंबर 4 में आपका दिया हुआ है तंत्रिका संचारक के बारे में, यानी कि एनटी के बारे में। जब भी हम एनटी लिखें मतलब क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्लेज आ रोल इन। प्रमस्तिष्क वलकुट में गामा अमीनो बाइट्रिक एसिड की निम्न भूमिका होती है। ठीक है, तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रमस्तिष्क वलकुट कहां पर होता है, आपके हाथ में होता है, आपके पैर में होता है, आपके दिल के पास में होता है, कहां पर होता है, कहीं पर भी नहीं होता, ये आपके ब्रेन में होता है, सेरेब्रम सेरेब्रल कॉर्टेक्स वहां पर। तो वहां पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, गाबा के बारे में। गाबा क्या है, एक अमीनो एसिड नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर इसको हम बोलते हैं। ठीक है, गाबा को आप जानते हैं एक प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में, जिस प्रकार से आप जानते हैं किसको, आप जानते हैं डोपामीन को, उसी प्रकार से आप जानते हैं किसको, आप जानते हैं यहाँ पर सेरोटोनिन को, उसी प्रकार से आप जानते हैं अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो क्या न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स एक होते हैं, नहीं, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स केवल न्यूरॉन टू न्यूरॉन जा सकते हैं, या न्यूरॉन से अलग अलग कोई जो है आपका मस्कुलर सेल वहां पर जा सकते हैं। लेकिन हार्मोन्स क्या होते हैं, ये आपके ब्लड में, आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है वहां पर ये फ्लो करते हैं। खैर हम सवाल से और डीप में जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं किसकी, गाबा की बात करें तो गाबा जो आपका होता है गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, ये क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये क्या होता है, एक आपका प्रमुख तौर पर इनहिबिट करने वाला ये न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि रोकने वाला है यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर आपका। ठीक है, तो अब आपको ये भी मालूम बता देते हैं। खैर यहाँ पर देखिए एक और होता है आपका, कौन सा, वो है आपका एक्साइटेटरी। ठीक है, एक्साइटेटरी में आपका प्रमुख तौर पर कौन सा आता है, वो आता है आपका ग्लूटामेट। याद करिए ग्लूटामेट का सवाल आपको पीवाईक्यू में देखने मिला था, तो वो आपका ग्लूटामेट होता है। वो क्या है, ग्लूटामेट की बात करें आप, उसी के साथ साथ एपिनेफ्राइन की बात करें, नॉर एपिनेफ्राइन की बात करें, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन,
ये सब चीजें क्या होती है इसको हम देखते हैं थोड़ी देर के अंदर। लेकिन यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं किसके बारे में, बात कर रहे हैं हम गाबा के बारे में। गाबा क्या है, एक प्रमुख इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका काम क्या है, जिसका काम है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्टिविटी को रोकना। ठीक है, ये देखिए ये इस प्रकार से एक न्यूरॉन होता है, ये न्यूरॉन है और ये अगला न्यूरॉन होता है। ठीक है, ये अगला न्यूरॉन चला आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होते हैं आपके ये जो छूटता है न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जाता है और फिर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके पूरी कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन जब क्या होता है, जब गावा यहाँ से छूटता है तो गावा क्या करता है, यहाँ पर जो -70 पे बैठा रहता है मिलीवोल्ट पे, उसको और डाउन कर देता है, -80 पे ले जाता है। अब जब इतना नीचे आ चुका है तो आपका थ्रेशोल्ड पे जा ही नहीं पाएगा और यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा, यानी कि ये वाला न्यूरॉन अगर एक्टिवेट नहीं हो पाया तो आगे जो मैसेज पहुंच रहा है वो वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। अब पढ़िए सवाल को, गामा अमीनोब्यूटिक एसिड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्लेज अ रोल इन इंक्रीजिंग द एक्टिविटी। नहीं नहीं, कैसी बात है, इंक्रीजिंग द एक्टिविटी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स इन ब्रेन ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको 3 और 4 के बीच में है। लेकिन आपको मालूम है आपके सीएनएस में क्या क्या आता है, आपके सीएनएस में ब्रेन भी आता है और आपके क्या आता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। ठीक है, मेन है आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चर यही है, सीएनएस के अंदर ये आता है। जब यहाँ पे सीएनएस आ चुका है तो बट ऑब्वियस सी बात है आपकी स्पाइनल कॉर्ड की बात भी हो रही है। ठीक है, ये हमको क्या देखने मिलता है, हमारे सीएनएस के अंदर हमारा एक प्रमुख यहाँ पर जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, मस्तिष्क और केंद्रीय स्नायु तंत्र में स्नायु कोशिकाओं की गतिविधियों को घटाना। मतलब ये देखिए ये आपका ब्रेन है, पीछे से आपकी ये रीढ़ की हड्डी में न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पर भी न्यूरॉन्स है कई सारे। तो उनका काम क्या है, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी एक्टिविटी को क्या करना है, डिक्रीज करना है ब्रेन में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड उनको लिखना था लेकिन उन्होंने यहाँ पर लिख दिया सीएनएस को। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, मस्तिष्क और केंद्रीय स्नायु तंत्र में स्नायु कोशिकाओं की गतिविधि को घटाना किसका काम है, मेजरली आपके गाबा का है। ठीक है, गाबा का है ये प्रमुख काम, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका चीफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको आप ध्यान रखेंगे, यानी कि न्यूरॉन की एक्टिविटीज को क्या करेगा, ये रोकेगा। वहीं अगर हम बात करें न्यूरॉन की एक्टिविटीज को बढ़ाएगा कौन, वो आपके एक्साइटेटरी होंगे। एक्साइटेटरी में कौन कौन सा है आपके पास, आपके पास यहाँ पर एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन आपके पास जो है वो यहाँ पर प्रमुख रूप से आपके पास होते हैं। ठीक है, जिनका काम क्या है, एक्साइट करना, यानी कि एपिनेफ्राइन छूटता है तो क्या होता है अगले में और जल्दी जल्दी जो है आगे धीरे धीरे आपका जो मैसेज है वो वहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, डिक्रीजिंग द एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके प्रीमियम का वैल्यू एडिशन। ठीक है, वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपका गाबा है। गाबा क्या है आपका, यहाँ पर एक आपका नॉन प्रोटीन, ठीक है, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यानी गाबा क्या है, गाबा आपके पास एक नॉन प्रोटीन वाला अमीनो एसिड है और उसका न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है, क्या करता है ये आपको कामिंग इफेक्ट देता है, यानी कि शांत करता है, आपको काम करता है, कूल एंड काम करता है। कौन, आपका गाबा। बनी बात है, आप बहुत गुस्से में हैं और बहुत हाइपर हैं आप। ठीक है, तो हाइपर क्यों है, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर जो है एक से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में बहुत जल्दी जल्दी जो है यहाँ पर मैसेज जा रहा है, आप काफी चीजें सोच रहे हैं। गाबा का काम क्या है, इनहिबिट करना, इन्हीं मैसेजेस को रोकना। ठीक है, तो गाबा यहाँ से छूट जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, तो आगे मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, आपका गुस्सा जो है धीरे धीरे यहाँ पर शांत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो भी हम कहते हैं कि आपके न्यूरॉन्स में, आपके नर्व सेल में जो भी हाइपर एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी चल रही है आपके नर्व सेल में, उसको कम करने के लिए क्या है, आप यहाँ पर गाबा को यहाँ से रिलीज करवा देंगे। तो क्या होगा, आपको यहाँ पर जो आपको एंग्जाइटी है ना, जो आपकी दुश्चिंता वगैरह आपको होती है, ठीक है, आपका जो फियर है, डर आपको लगता है, ठीक है, वो सब चीजें जो होती हैं स्ट्रेस के दौरान, आपके दबाव के दौरान, इसको अगर रिलीज करवा दिया जाए तो क्या होता है, यहाँ पर आपको जो है कामिंग इफेक्ट यहाँ पर मिल जाता है। इसलिए आप देखेंगे कुछ अगर मेडिसिन वगैरह होंगी तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, मेडिसिन के अंदर हम गाबा वगैरह का इस टाइप के जो केमिकल उसके अंदर होंगे उसका हम इस्तेमाल करते हैं। कैसा होता है, एक आपका नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद देखिए सवाल नंबर 12, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेटिंग द पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अगला फिर से कहां से लिया हुआ है, यूनिट नंबर 4 से आपका लिया हुआ है। पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल को रोकने के लिए कौन सा एंजाइम प्रकीर्ण प्रकीर्ण उत्तरदायी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होता क्या है। सबसे पहले देखिए ये है आपका एक सुंदर सा, बड़ा ही सुंदर सा, ये क्या है, अच्छा टेढ़ा एग्जॉन हो गया क्या, बना देते हैं यहाँ पे। ये आपने देखा ये क्या है, ये आपका है एक न्यूरॉन या नर्व सेल जो भी आप कहें। ठीक है, ये आपका पहला है, उसके बाद ये जो है आपका, ये जो है यहाँ पर आपका ये दूसरा हो गया। ठीक है, और इसके साथ एक और ले लेते हैं यहाँ पर,
ये जो है आपके अक्षतंतु नहीं, ये आपके क्या है, ये आपके पार्श्वतंतु हैं, यानी कि डेंड्राइट्स हैं आपकी ये, ठीक है। और यहाँ पर ये है, ठीक है। ओके, एक बार देखते हैं सबके में क्या बना देते हैं, मेन मेन आपका केंद्रक बना देते हैं। ये आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ ले लेते हैं इसको, ये न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, और कुछ बचा क्या? नहीं, इतना काफी है। चलिए यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है। यहां से आपने बाहर देखा कोई पेड़, पेड़ कहां पहुंचा? पेड़ पहुंचा आपके आंख के रेटिना पे, रेटिना से कहां पहुंचा? वो आपके नर्व के ऊपर पहुंचा आपके, ठीक है, आपकी जो चाक्षुष वाली नर्व होती है वहां से पहुंचा। और फिर आपके कहां पे पहुंचा? वो पहुंचा आपके विजुअल कॉर्टेक्स में, वहां से फिर इंटरप्रेट करना आपने स्टार्ट किया, ठीक है। ओके, तो अब क्या हो रहा है, यहां से आपका जो सिग्नल पहुंचा इस न्यूरॉन के पास, सिग्नल पहुंचने के बाद कि आप कुछ देख रहे हैं, यहां से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना स्टार्ट होगा। ये कहां से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है आपके एक्सॉन हाइलॉक्स से, हिलॉक्स से, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता है, करते 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 यहां पहुंचेगा। यहां पहुंचने के बाद यहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, है ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, ये यहाँ पर छूटते हैं, ये यहाँ पर छूटते हैं, और फिर यहाँ पर आपकी जो साइट है यहाँ पर जाके क्या करते हैं, यहाँ पर बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद अगेन अगर ये क्या होंगे, एक्साइट वाले करने वाले होंगे तो यहाँ से आगे पहुंच जाएगा, वही अगर इनहिबिट वाले होंगे तो क्या होगा, मैसेज आगे नहीं पहुंच पाएगा, जो भी आपने देखा गाबा के केस में। तो अगर मान के चलिए यहाँ से अगर गाबा को हम छोड़ देते हैं, गाबा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड को छोड़ देते हैं, तो ये जो मैसेज है यहाँ तक पहुंचना चाहिए वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या छोड़ दिया है, गाबा छोड़ दिया है। लेकिन मान के चलिए यहाँ पर हम इसको एपिनेफ्राइन को छोड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हैं आप इस पेड़ को देखकर, ठीक है। तो यहाँ से छूटेगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर यहाँ से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर छूटेंगे, यहाँ पे बाइंड करेंगे, फिर यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और ऐसे ऐसे करते करते पूरी कहानी आगे पहुंचेगी और आपके ब्रेन को सिग्नल वगैरह मिलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। ओके, बात कर रहे थे हम यहाँ पे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे आपके इस चीज के बारे में। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, उसको देखिए, ये जो एरिया है इसको हम बना लेते हैं ऐसे, ये वाला एरिया यहाँ बन चुका है, ठीक है, और इसको हम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मान के चलिए किसी न्यूरॉन का ये एक डेंड्राइट है, डेंड्राइट वाला भाग है। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर आपके रिसेप्टर्स यहाँ पर लगे हुए होते हैं, यहाँ पे आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है आके यहाँ पे बाइंड करता है, फिर पोटेंशियल जनरेट होता है और आगे की कहानी बढ़ती है, ठीक है। ओके, तो इतना समझ लिया आपने। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके पास दो न्यूरॉन है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर आपके लिए N1, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर N2, ठीक है। तो N1 से N2 पे, तो इसको जो हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये आपको मालूम है ना, ये जो बीच का गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है, इच्छा है, वो बोल सकते हैं। तो ये आपका प्री सिनेप्टिक हो गया, और ये जो अगला वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। यानी कि प्री मतलब जहां से मैसेज आ रहा है, जहां से मैसेज आ रहा है, पोस्ट मतलब जहां पे मैसेज जाने वाला है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये आपका जो है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होता है, यहाँ होता है जहां से आपका ये सिनेप्स के बाद यहाँ से कहानी स्टार्ट होने वाली है। चलिए सवाल को पढ़िए, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेटिंग द पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, यानी कि ये वाला जो है, यहाँ पे क्या करना है, टर्मिनेट करना है कि यहाँ से जो पोटेंशियल जनरेट होने वाला था वो अब जनरेट नहीं होगा, ठीक है ना। ये समझ गया, आ गया, ग्लूटामेट या फिर कुछ भी यहाँ पे छूट रहा है, गाबा वगैरह कुछ भी छूट रहा है, या जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है छूट रहा है, वो यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, इस वाले सेल को यहाँ पर पोलराइज करके वो आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराएगा। वही पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है इन चारों में से जो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है टर्मिनेट करने के लिए पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पर ये ना करे, इसके लिए क्या चीजें हैं, क्या यहाँ पर गाबा ऑप्शन में है, नहीं, हर जगह गाबा को अप्लाई नहीं करना है, कुछ और चीजें भी है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एसिटिल कोलिन दिया है, एट्रोपिन दिया है, एसिटिल कोलिन एस्टरेज दिया है, ACHE, और नॉर एपिनेफ्राइन यहाँ पर दिया हुआ है। अभी आपने पढ़ा था क्या कि नॉरएपिनेफ्राइन जो है क्या करता है, आपको वो एक्साइटेटरी में आता है ना, वो आपका क्या करेगा, पोटेंशियल को और जनरेट करवाएगा। तो अगर आपने ये लेक्चर देखा हुआ है तो आपको ये तो मालूम है कि ये तो नहीं होने वाला, यहाँ पर नॉरएपिनेफ्राइन की कोई भी यहाँ पर बात नहीं है। अब बचता है एसिटिल कोलिन, एट्रोपिन और एसिटिल कोलिन एस्टरेज। अगर आप बात करें एट्रोपाइन की, तो एट्रोपिन भी जो है थोड़ा सा एक्साइट करता है आपकी दिल वगैरह में, अगर जहां पर आपको देखने मिलेगा, ठीक है, वो आपको और डीप में स्टडी करना पड़ेगा तब उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो एट्रोपिन वगैरह क्या करता है, वो है आपका, वो हम बात करेंगे अभी आगे, लेकिन उसके पहले आपको बेसिक चीज जो समझना आवश्यक है, जरूरी है आपके लिए, यहाँ पर क्या है,
वो ये है कि आपने जो है क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं एसिटिल कोलिन, ये क्या है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। सबसे पहला फाउंड किया गया न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा था, आपका एसिटिल कोलिन ही था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमको देखने मिल रहा था जब न्यूरोट्रांसमीटर की खोज करना स्टार्ट हुई, सबसे पहला जो हमको मिला था वो कौन सा था, वो हमारा ACH ही था, एसिटिल कोलिन ही था। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है कि इसके अंदर क्या भरा होगा, इसके अंदर एसिटिल कोलिन भरा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो है आपका एसिटिल कोलिन इसके अंदर भरा होगा। अब मान के चलिए यहाँ से पोटेंशियल आया और इसने जनरेट बोला अब यहाँ से छूटो। अब यहाँ से जो एसिटिल कोलिन छूटेगा, ठीक है, ये छूट गया और यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो जितनी आवश्यकता है उतना तो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, यहाँ पर कुछ चीजें जो है यहाँ पर आपकी बच जाएंगी। ठीक है, कुछ एसिटिल कोलिन का कुछ वाला भाग यहाँ पर बच जाएगा। और ये अगर बच रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट तो हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है, आगे जाके यहाँ पर फिर से इसको पोटेंशियल को क्या कर सकता है, ये बढ़ा सकता है। ठीक है, अगेन स्टिल यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। इसी को रोकने के लिए एक प्रोसेस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, री अपटेक वाली। ये क्या होता है, ये वाला वापस चला जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बच जाता है अगर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक चीज है, वो क्या है, वो है हमारे पास एसिटिल कोलिन एस्टरेज। ये क्या है, एक प्रकार का ये हमारे पास एंजाइम होता है, जो किसके लिए है, खासम खास आपके एसिटिल कोलिन को अगले वाले में यहाँ पर कुछ जनरेट ना कर पाए, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एसिटिल कोलिन एस्टरेज ही ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है टर्मिनेटिंग द पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अब मान के चलिए यहाँ पर ये है और ये आपका ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बाइंड कर जाएगा, लेकिन मान के चलिए कुछ वाले यहाँ पर एसिटिल कोलिन यहाँ पर बच गए हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो ACHE है क्या करेगा, ये मतलब पक्का करेगा, श्योर करेगा ये कि ये जो है इसको ये आगे पोटेंशियल जनरेट ना कर पाए। ठीक है, और फिर क्या करेगा, इनको तोड़ देगा, यहाँ पर इनको डिस्टर्ब कर देगा और आगे यहाँ पर ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये काम किसका है, ये काम है आपके एसिटिल कोलिन एस्टरेज का। और ये जो आपका एसिटिल कोलाइन एस्टरेज जो है यहाँ पर दिया हुआ है ACHE, ये कहां पर काम करता है, ये काम करता है आपके, ये जो आपका ACHE है ये क्या कर रहा है, ये आपका जो ACH है एसिटिल कोलिन है, इसको क्या करता है, इसको तोड़ने का काम इन द सेंस ये मेक श्योर करता है कि आगे जो आपका पोस्ट सिनेप्टिक साइनेप्स है या पोटेंशियल उसको जनरेट ना कर पाए। ठीक है, ये काम है आपके एसिटिल कोलिन एस्टरेज का। ये कहां पर होता है, ये होता है केवल और केवल आपके कोलिनेर्जिक साइनेप्स के ऊपर। अब ये मत पूछेगा सर इसका हिंदी बताइए, इसको ऐसे ही याद रखिए, कोलिनेर्जिक साइनेप्स जो आपके होते हैं, ठीक है, केवल और केवल कहां पे काम करेगा, इसी साइनेप्स पे काम करेगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर ये कोलिनेर्जिक साइनेप्स क्या होता है, अरे सर ये तो आपने बताया नहीं, अरे सर अरे सर अरे सर। तो यहाँ पर देखिए जो भी कोलिनेर्जिक साइनेप्स होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है ये। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, इस प्रकार से होगा। ये भी आपको एक साइनेप्स दिख रहा है, ठीक है, ये भी एक साइनेप्स दिख रहा है और आपको ये भी एक साइनेप्स दिख रहा है। ठीक है, ओके, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पर, हम कह रहे हैं कि ये जो नीला वाला साइनेप्स, मतलब नीला वाला जो आपको एक्सॉन दिख रहा है यहाँ पे क्या है, अरे यहाँ पर क्या है आपके, यहाँ पर आपका एसिटिल कोलिन है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका एसिटिल कोलिन है और ये यहाँ पर छूट रहा है। ठीक है, ये छूट रहा है एसिटिल कोलिन। और मान के चलिए यहाँ पर आपका एपिनेफ्राइन है या नॉरएपिनेफ्राइन है या फिर सेरोटोनिन है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सेरोटोनिन छूट रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेरोटोनिन छूट रहा है। तो अब आप बताइए, यहाँ पर आप मत बताइए, हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये आपको एक सिनेप्स ये भी दिख रहा है, एक सिनेप्स आपको ये वाला भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें कोलिनेर्जिक साइनेप्स कौन सा काउंट होगा, कोलिनेर्जिक साइनेप्स आपका काउंट होगा कौन सा वाला, आपका काउंट होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी साइनेप्स, ऐसी कोई भी तंत्रिका संधि जहां पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर है आपका एसिटिल कोलिन, केवल और केवल वहीं पर आपका जो ACHE है काम करेगा, यहाँ पर नहीं कर सकता काम, यहाँ पे नहीं करेगा काम। ठीक है, केवल और केवल कहां पर काम करेगा, जहां पर कोलिनेर्जिक साइनेप्स देखने को मिलेगा। कोलिनेर्जिक साइनेप्स क्या होता है कि जहां पर जिस साइनेप्स के अंदर आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एसिटिल कोलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल और केवल उन्हीं साइनेप्स पे ये काम करेगा। ठीक है, और कौन काम करेगा, आपका एसिटिल कोलिन एस्टरेज। तो अब सवाल को पढ़ते हैं फिर से एक बार, देखते हैं बनता है कि नहीं। Which enzyme is responsible for terminating the post-synaptic potential? एसिटिलकोलिन, एट्रोपिन, ये वाला। अच्छा, अभी हमने देखा था कि एसिटिलकोलिन तो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एंजाइम तो है नहीं यहाँ पर, ये भी कोई एंजाइम तो है नहीं, ये नहीं पता, ये नहीं पता। लेकिन अभी हमने देखा क्या कि ACHE है जो कहाँ पे काम करता है, आपके कोलिनेर्जिक साइनेप्स के ऊपर काम करता है, जहां पर क्या छूट रहा होता है, जहां पर ACH छूट रहा होता है। ACH जो है कुछ बच जाता है, उसी को तोड़ने का काम करेगा कौन, आपका एसिटिलकोलिन एस्टरेज, जो कि एक प्रकार का आपका एंजाइम होता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम प्रकीर्ण उत्तरदायी है, आपका ये ACHE वाला उत्तरदायी है।
अब सवाल आता है एट्रोपिन का क्या है? अरे सर ये तो आपने बताया नहीं। तो एट्रोपिन वही है जो एसिटिलकोलिन आपका इनहिबिट इफेक्ट प्ले करता है आपके हार्ट के पास में, ठीक है, उसको ब्लॉक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मतलब आपका यही एसिटिलकोलिन क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है, ये रोक रहा है आपके कहां पर? आपके दिल में, ठीक है। तो इसी जो रोकने वाला इफेक्ट है, इसको तोड़ने के लिए, इसको ब्लॉक करने के लिए कौन आता है? वहां पर हम एट्रोपिन का इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च वगैरह चल रही है। जो आपके काम का था वो आपने यहाँ पर देख लिया है। इसी के साथ आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं साइको प्रोफेसर चैनल को, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 13 क्या बोल रहा है? एक्टिविटी ऑफ एफरेंट एक्सॉन्स कैन बी ट्रेस्ड थ्रू, ठीक है। इसलिए देखिए आपको यहाँ पर अलर्ट आपको बता दें कि पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए आपका सवाल पूछा गया है कहां से? आपके 2021 से। अब आपको लगेगा कि नहीं ये 2021 में सवाल नहीं पूछा गया था। जी नहीं, ऐसा नहीं है, पूछा गया था। यहाँ पे जो आपको बताया था थीम्स के बारे में, थीम्स देखिए कैसे रिपीट होती है, ठीक है। थीम्स आपकी रिपीट हुई है यहाँ पर। याद करिए 2021 का अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे हैं सॉल्व वाले, उसको भी जाके देखिएगा। आपका पहला ही सवाल था किसके ऊपर? कि आपके कहां से तो भी तो पूछ रहे थे वो कि आपकी जो है ऑप्शंस में था आपका एफरेंट, एफरेंट, क्रेनियल और इस प्रकार से एक और कुछ तो भी था, ठीक है। और वहां पे इन दोनों में से कुछ तो भी आंसर था, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। तो ये जो देखिए ये जो है अगेन रिपीट होके कहाँ आ रहा है? 2021 की चीज आपसे पूछी गई 2023 के पेपर के अंदर, ठीक है। ये एफरेंट, ठीक है, ओके। मतलब थीम रिपीट हुई, उनको मतलब किससे है आपको? उनको मतलब अभी भी इससे है कि आपको एफरेंट के बारे में मालूम है या नहीं, आपको एफरेंट के बारे में मालूम है कि नहीं। अभिवाही अपवाही की बात कर रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है अपवाही अक्षतंतुओं की गतिविधि का पता निम्न में से किन के माध्यम से लगाया जा सकता है। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अपवाही अक्षतंतु क्या होते हैं। पूरी कहानी कहाँ पे आती है? पूरी कहानी आती है अगेन इसके ऊपर, ठीक है, अगेन इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कि एक्सॉन्स क्या होते हैं, ये तो आपको मालूम है। ये जो आपको इतना हिस्सा दिख रहा है ये क्या होता है? ये आपका मेजरली आपका इसको हम एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। ये होता है एक्सॉन, जहां पे क्या होता है आपका एपी जनरेट होता है और आगे जो पूरी चीजें हैं यहाँ पे आपकी जाती हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए सवाल थीम सेम थी, एफरेंट एफरेंट का अगर आपको मालूम होगा और थोड़ा सा आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन आपने अगर पढ़ा है तो आपको ये सवाल बनेगा, एल्स आपको ये सवाल बनने की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, सवाल वही था, बस उन्होंने जो है इसका स्टैंडर्ड जो था लेवल थोड़ा सा इन्होंने हाई कर दिया है और थोड़ा सा सवाल को डिफिकल्ट बना दिया है। सबसे पहले बात करेंगे एफरेंट क्या होता है। एफरेंट और एफरेंट ये होता है आपका अभिवाही और अपवाही। ये इस प्रकार के न्यूरॉन्स हैं, ये इस प्रकार के न्यूरॉन्स हैं, आपने सुना होगा सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, उसी की बात हो रही है। कुछ क्या करते हैं, कुछ जानकारी आपके सेंसरी अंगों से लेके जाते हैं कहां पे? आपके ब्रेन के पास में, उनको हम बोलते हैं एफरेंट। और वही जब ब्रेन में जाके प्रोसेस होता है और फिर जाता है बाहर, ठीक है, आपके मतलब मोटर के पास या कहीं पे जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम आपके एफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। यानी कि यहां से जो एग्जिट करेगा उसको हम एफरेंट बोलते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। और जहां जो आएगा अंदर आएगा ए से, वो उसको हम बोलते हैं एफरेंट, ठीक है। अभिवाही अपवाही इसको हम यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है। चलते हैं अपने पेड़ के पास, क्योंकि जो है नेचर जो है, प्रकृति जो है बहुत सुंदर है, चारों तरफ हरियाली है, कितना अच्छा नजारा है। ये आपका देखिए पेड़ है, यहाँ पे लगे हुए फल फूल पौधे। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आपकी प्यारी सी ये काली काली आंख है, ठीक है, नीली आंख है वैसे तो। यहाँ से देखिए जो आप देख रहे हैं, जो भी आप दृष्टि देख रहे हैं, जो भी आप कलर देख रहे हैं, वो सब कहाँ पे जाएगा? वो सब जाएगा आपके दृष्टि पटल के ऊपर, वो सब जाएगा कहाँ पे? आपके रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर से जाने के बाद यहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करेंगे? वो आपके विजुअल नर्व वगैरह जो बोलते हैं उसको, ठीक है, वहां से होते हुए कहां पहुंचेगा? आपके यहाँ पर पहुंचेगा ऑसिपिटल लोब के अंदर, ठीक है। ऑसिपिटल लोब सबसे पीछे होता है, जहां पे आपकी गर्दन होती है। गर्दन, उस गर्दन के पास में आपको देखने मिलता है ऑसिपिटल लोब, वहां पे जाएगा ये अंदर आपकी जानकारी ब्रेन के पास गई, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक जो लेके आएगा वो कौन लेके आएगा? वो आपके एफरेंट न्यूरॉन्स वाला काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका सेंस है ना, ये सेंसरी सिस्टम का आंख है आपकी ये। और फिर ब्रेन के बाद आपको अगर करना है कि हाँ यहाँ पे आपका यहाँ पे कोई दोस्त खड़ा है, उसको आपको हाथ दिखाना है, तो क्या बोलेगा? यहाँ से फिर आपका ब्रेन जाएगा किसके पास? ब्रेन से मैसेज जाएगा कहाँ पर? आपके ये हाथ के पास में कि चलिए आप अपना हाथ उठाइए और यहाँ से करिए। यहाँ से जो सिग्नल लेके आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एफरेंट न्यूरॉन्स, या मोटर भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो ये इस प्रकार से काम होगा। या फिर आपको अगर फल तोड़ना है तो फल को क्या बोलेंगे? अपने हाथ को बोलेंगे, यहाँ से जाके आप जो है यहाँ से फल तोड़ो, ठीक है। तो ये जो लेके आ रहा है अंदर ये आपका एफरेंट हो जाएगा, जो लेके जा रहा है बाहर ये एफरेंट हो जाएगा, ठीक है।
ओके, तो अभी तक कहानी क्लियर है आपको एफरेंट के बारे में और ई एफरेंट के बारे में, ठीक है। ओके, अब आपको मालूम है जो हम बोल रहे हैं एफरेंट न्यूरॉन और यहाँ बोल रहे हैं हम इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। इन दोनों ही केस में हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। न्यूरॉन कैसे दिखता है उसको बना लीजिए, इस प्रकार से अगेन आपको न्यूरॉन दिखेगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर भी इस प्रकार के न्यूरॉन होंगे, इसके अंदर भी इस प्रकार के ही ऐसे ही सारे न्यूरॉन्स होंगे। ओके, अब क्या बोल रहा है, एक्टिविटी ऑफ एफरेंट एक्सॉन्स, ठीक है। अब न्यूरॉन के अंदर ये जो आपने हिस्सा देखा था ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एफरेंट एक्सॉन्स कैन बी ट्रेस्ड थ्रू। इसको हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं, एफरेंट मतलब जो जानकारी कहां से आ रही है, आपके ब्रेन से बाहर जा रही है, ठीक है। ब्रेन से आपके हाथ के पास तक आ रही है, इस जानकारी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कौन से वाले न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स, देखिए कितना अंदर घुसाया उन्होंने, न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको सीधा सीधा यहाँ न्यूरॉन्स भी लिख सकते थे, मतलब एक्सॉन पूछा था, खैर सवाल वही है। तो एक्सॉन पूछा है आपसे, इतना अंदर आपको डीप में घुसाया हुआ है, ठीक है। मतलब इन वाले एफरेंट न्यूरॉन्स जो होंगे, इनके जो एक्सॉन्स होंगे उनको हम कैसे ट्रेस कर सकेंगे, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इतना अगर आपने बेसिक नॉलेज है, थोड़ा बहुत आप इसको समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, नहीं है तो फिर जो आप है और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मालूम ही है आपको क्या करना है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर देखिए, वैसे काफी अच्छे से समझाया आपको, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आपके पास दी गई है क्या यहाँ पर, रेट्रोग्रेड, फ्लोरोगोल्ड, एंटेरोग्रेड और स्पाइनल लेबलिंग मेथड। आपको नहीं मालूम है लेबलिंग मेथड के बारे में क्या होता है, सवाल आगे रिपीट होगा ये वाला, इसकी संभावना भी बहुत कम है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए लेबलिंग मेथड होता क्या है। इसी का एक और नाम है, वो क्या है, ट्रेसिंग। यहाँ हिंदी में देखिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेबलिंग चिन्हीकरण विधि, चिन्हीकरण विधि, चिन्हीकरण विधि, चिन्हीकरण विधि, चिन्ही चिन्ही आसमन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये तकनीक का इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, हम करते हैं न्यूरो साइंस के अंदर। न्यूरो साइंस मतलब विज्ञान, और कौन सा वाला आपका ये, न्यूरो वाला, ठीक है। तो लेबलिंग मेथड, ट्रेसिंग वाली मेथड, इसको आप ट्रेसिंग भी बोल सकते हैं, ट्रेस करना। ट्रेस हम किसको करते हैं, किसी चीज को ट्रेस करना है, मतलब कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ क्या चीज हो रही है, ठीक है। तो ये जो आपके क्या है, ये जो आपके तंत्रिका संबंध है, यानी कि जो आपके न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम लेबल करते हैं, इनको हम ट्रेस करते हैं, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या सारी चीजें हो रही हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम ट्रेस करते हैं, इनको हम लेबल करते हैं, ठीक है। ओके, अब आपको मालूम है ये वाला जो है आपका, ये ये है, ठीक है। ओके, अब यहां बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। जब भी, और यहाँ पे क्या मिलता है आगे आपको, यहाँ पर साइनेप्स मिलता है ना, ठीक है। ओके, तो जब भी हम लेबलिंग करेंगे, जब भी हम ट्रेसिंग करेंगे आपके तंत्रिका संधि से आपकी काय तक, यानी कि सेल बॉडी तक, जब भी हम, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम तंत्रिका संधि से या आप यहाँ पे एंड से हम कहाँ जाएंगे, सेंटर की तरफ जाएंगे, हम कहाँ जा रहे हैं, देखिए एंड से हम जा रहे हैं कहाँ पर, सेंटर की तरफ, उसको हम एक चीज बोलते हैं, ठीक है। एंड देन अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटर से जब हम जाएंगे बाहर की तरफ, तो इसको यहाँ पर हम दूसरी चीज बोलते हैं, और उसी में आपका उत्तर छुपा हुआ है, ठीक है। ओके, जब हम बाहर से अंदर आ रहे हैं ये एक बात है, और अंदर से बाहर जा रहे हैं ये दूसरी बात है। अगेन अपने वो पेड़ वाले एग्जांपल पे आइए, यहां से आपके ब्रेन के पास एक जानकारी जा रही थी और ब्रेन से एक बाहर फेंक रहा था। अब वहीं पे आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपका ब्रेन है, ये आपका वो पेड़ है, नहीं, हाँ ये आपका वो पेड़ है। तो पेड़ से जो आप देख रहे हैं वो ऐसे अंदर आ रहा था, ब्रेन का जो मोटर मूवमेंट था वो ऐसे जा रहा था। समझ रहे हैं सवाल कैसे घुमाया गया था और क्या पूछ रहे थे। तो अगर आपको एफरेंट और डिफरेंट का कॉन्सेप्ट मालूम है आपको, तो बड़ी आसानी से थोड़ा सा एनालिटिकल सोच के आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने पढ़ना होता है। अब देखिए आगे हम बात करें, यहाँ पर ये आपकी साइनेप्स हो गई। तो जब भी आप साइनेप्स से अंदर की ओर करेंगे, जब भी आप साइनेप्स से अंदर की ओर क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड लेबलिंग मेथड। क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड लेबलिंग मेथड। जब हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे और जब हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटेरोग्रेड लेबलिंग मेथड, ठीक है। उसी में देखिए दो चीज आपको आ गई, रेट्रोग्रेड लेबलिंग मेथड और एंटेरोग्रेड लेबलिंग मेथड। अंदर से बाहर, सॉरी बाहर से अंदर हम आएंगे तो रेट्रो वाला आएगा, अंदर से बाहर जाएंगे तो कौन सा आएगा, एंटेरोग्रेड वाला आएगा। आई होप आपको इतनी कहानी क्लियर है। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं एफरेंट एक्सॉन्स की। एफरेंट आपको मालूम है क्या करता है, ये अंदर से बाहर लेके जाता है। ये वाला आपका जो है, ये आपका एफरेंट है, ये आपका इफरेंट है, ठीक है। तो बाहर से अंदर जो लेके जा रहा है वो कौन से एक्सॉन्स होंगे, वो एफरेंट के होंगे। और अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, बहुत अंदर बाहर हो चुका है, वो कौन सा है, वो आपका एफरेंट वाला न्यूरॉन है। सवाल में क्या पूछा है, एक्टिविटी ऑफ एफरेंट एक्सॉन्स। एफरेंट एक्सॉन्स मतलब ये कोई एफरेंट एक्सॉन्स होगा, बाहर से
अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। इसको हमने क्या पढ़ा अभी, इसको हमने पढ़ा अभी इंटरोगेट लेबलिंग मेथड, और यही आपका सही आंसर है। आघातोत्तर लेबलिंग विधि काफी कंफ्यूजिंग है, काफी डीप डिटेल में बताया है आपको। एक दो बार आप इसको देखेंगे, वैसे समझ में तो आ गया होगा, बट एक दो बार और देखेंगे तो आपको और ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर आपके मस्तिष्क में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहानी कहाँ है, कहानी है आपके 2021 के पीवाईक्यू में छिपी हुई। अगर आपको एफरेंट और इफरेंट का कंसेप्ट मालूम है तो आप सवाल के पास पास तक पहुंच के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको यहाँ पर लेबलिंग मेथड के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से देखिए स्पाइनल लेबलिंग मेथड, नाम से ही समझ में आ रहा है किसकी बात करेंगे, आपके स्पाइन वगैरह को जो आपका निकालते हैं, सर्वाइकल, थोरसेक, लुम्बार और सेक्राल। सेम सवाल देखिए यहाँ पर 16 मार्च को पूछा गया था इसके बारे में, आपको सर्वाइकल, सेक्राल, लुम्बार और वो जो थोरसेक रीजन था उसके बारे में आपको जून वाले पेपर के अंदर पूछा गया था। ठीक है, इसलिए कहते हैं कुछ करो ना करो पीवाईक्यू कर लीजिए आप अच्छे से। पीवाईक्यूज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और उसी में देखिए एक होती है फ्लोरो गोल्ड लेबलिंग मेथड, इसका इस्तेमाल करते हैं आप किसके लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं आप, सेम इसी प्रकार की लेबलिंग होती है लेकिन वो और किसी एरिया में होती है। ठीक है, ओके। अरे 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 ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, 2021 का एक और सवाल, एक और सवाल यहाँ पर देखिए 2021 का एक और सवाल रिपीट हुआ है आपका। द कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी मॉडल दैट एक्ट्स एज अ टेम्पररी स्टोर ऑफ इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन इज, सिंपल एंड सिंपल आपका मेमोरी से सवाल है, पूछा हुआ है, बड़ी आसानी से बन जाएगा। क्या है, वर्किंग मेमोरी की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, कार्यकारी स्मृति की बात कर रहे हैं। कार्यशील स्मृति प्रतिरूप का घटक जो कि समेकित सूचना के अस्थायी भंडार के रूप में कार्य करता है। टेम्पररी स्टोरेज कौन सा होता है आपका, यहाँ पर एपिसोडिक बफर की बात हो रही है, उपख्यानात्मक एपिसोडिक बफर, ये पढ़ा ही होगा आपने। एपिसोडिक बफर की बात है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे साउंड वगैरह की कुछ बात हो नहीं रही है। सही आंसर क्या है आपके, मेमोरी की बात कर रहा है। वर्किंग मेमोरी मॉडल में टेम्पररी स्टोरेज जो होता है आपके इन्फॉर्मेशन का, वो आता है किसके अंदर, आपके एपिसोडिक बफर के अंदर। ये है यहाँ पे इसका सही आंसर। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल बड़ा ही आसान, आपके यूनिट नंबर 5 से लिया गया है, पिछला वाला भी 5 से था, ये वाला भी 5 से है, आपके टॉपिक लर्निंग से। ठीक है, आसान सवाल देखिए क्यों है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रिसीडेड बाय अ न्यूट्रल स्टिमुलस बाय फ्यू सेकंड्स इफ क्लासिकल कंडीशनिंग हैज टू टेक प्लेस। क्लासिकल अनुकूलन के लिए निम्नलिखित में से किससे कुछ सेकंडों पूर्व के लिए निरपेक्ष उद्दीप होना चाहिए, है हिंदी। कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन स्टिमुलस। आपको मालूम है यूएस, यूआर, सीएस, सीआर, पूरा इतना ही खेल होता है। यूएस कहाँ दिया हुआ है, यूएस यहाँ दिया हुआ है, यूआर कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, कंडीशन स्टिमुलस कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया है, कंडीशन रिस्पॉन्स कहाँ दिया है, यहाँ दिया है। न्यूट्रल स्टिमुलस कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा, आंसर सॉल्व, अनकंडीशनल स्टिमुलस का सही आंसर है। ठीक है, तो केवल आपको इतना भी मालूम है कि कैसे अरेंज करते हैं तो आप इसका बड़ी आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे। बड़ी बात है आप न्यूट्रल स्टिमुलस कहाँ दिखाएंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर इसको दिखाएंगे। खैर ऐसा समझ में नहीं आएगा, देखिए हो क्या रहा है यहाँ समझते हैं। should be preceded by a neutral stimulus by few seconds if classical conditioning has to take place। क्लासिकल अनुकूलन होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लासिकल अनुकूलन होने के लिए हम न्यूट्रल स्टिमुलस के पहले, मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस आएगा उसके जस्ट बाद हम किसको लाएंगे, हम यहाँ पर अनकंडीशन स्टिमुलस को लाते हैं। सबसे अच्छी कंडीशनिंग यही वाली होती है आपकी, इसमें हम कुछ सेकंड के अंदर हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने घंटी बजाई, उसके साथ साथ ही लगभग 2-3 सेकंड के अंदर ही जो है हम उसके साथ अनकंडीशन स्टिमुलस यहाँ पर लेके आते हैं। सवाल अच्छा है, आसान है, लेकिन काफी घुमावदार सवाल है क्योंकि यहाँ पे घुमाया कहाँ है, शुड बी प्रेसिडेड बाय अ न्यूट्रल स्टिमुलस, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसके पहले आपका न्यूट्रल स्टिमुलस आना चाहिए। बट ऑब्वियसली बात है आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस, रिस्पॉन्स तो आ ही नहीं सकता किसी कंडीशन में, और कंडीशन स्टिमुलस की तो बात ही नहीं है यहाँ पर क्योंकि अभी तो कंडीशनिंग हुई नहीं है। कंडीशन कराने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आप, इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, द बाइनोक्यूलर क्यूब, पढ़ लीजिए इसको, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई मसला नहीं है। द बाइनोक्यूलर क्यूब फॉर डेप्थ परसेप्शन बेस्ड ऑन सिग्नल्स फ्रॉम मसल्स दैट लाई इन द आईज, आईज के अंदर, टू फोकस ऑन नियर और अप्रोचिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। कोई चीज पास आ रही है, आपकी आंखें जो है फोकस करती जाती हैं, नाक के पास में उंगली रख के देख लीजिए, क्या बोलते हैं, रेटिनल डिस्पैरिटी, कन्वर्जेंस, इंटरपोजिशन या फिर शेप कंसिस्टेंसी। यहाँ पर सही आंसर क्या है आपका, कन्वर्जेंस यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, सही आंसर क्या है आपके, कन्वर्जेंस है यहाँ पे। एक और है आपका बाइनोक्यूलर क्यूब, रेटिनल डिस्पैरिटी, क्या होता है इसके बारे में पढ़ने के लिए एनसीईआरटी खोलिए। निकट अथवा समीप आ रही वस्तुओं पर केंद्रित करने के लिए आंखों की मांसपेशियों से प्राप्त संकेतों पर आधारित गहनता प्रत्यक्षण के द्विनेत्री संकेत को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोक्यूलर, एक होता है बाइनोक्यूलर।
उसी में एक हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं यहाँ पे आपके अभिसरण के बारे में। ये आपकी आंखें हैं, पास में कुछ चीज आ रही है तो आंखें क्या होंगी, यहाँ से अंदर की ओर आपके नाक की तरफ यहाँ पर आपकी जो आंखें हैं वो अंदर हो जाती हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गेस्टाल्ट डिटर्मिनेंट ऑफ परसेप्चुअल ग्रुपिंग। कैसा सवाल है ये, बहुत ही निम्नलिखित में से कौन सा गेस्टाल्ट के प्रत्यक्षण समूहन का निर्धारक नहीं है। क्लोजर, रिलेटिव साइज, सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, समूहन, सापेक्षी आकार द्वारा समूहन, सादृश्यता द्वारा समूहन, सामीप्य द्वारा समूहन। क्या होगा सही आंसर, बड़ा ही बेसिक सवाल है। रिलेटिव साइज का सही आंसर है। सापेक्षी आकार द्वारा समूहन, गेस्टाल्ट वाले इसकी बात नहीं करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्लोजर की बात करते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको, एक राउंड दिख रहा है आपको, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। क्लोजर की बात करते हैं, सिमिलैरिटी की बात करते हैं, एक जैसी चीजें आप कंबाइन कर लेते हैं आप, और प्रॉक्सिमिटी की बात करते हैं, यहाँ पर समीप्य द्वारा समूहन इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव साइज की यहाँ पे कोई भी बात नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए, इस सवाल से क्या सीखना है आपको कि अगर आप ये सवाल गलत करते हैं तो आपके होने की संभावना बहुत कम है। इसी प्रकार से ऊपर वाला सवाल आप गलत करते हैं, आपके होने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको जो बेसिक सवाल है ये आपने बिल्कुल गलत नहीं करना है किसी भी कीमत पर, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। हाँ, आपसे वो ACHE वाला नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, गलत हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन आगे से ना हो, लेक्चर देख लिया है तो। उसी प्रकार से वो लेबलिंग मेथड वाला सवाल था, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऐसे सवाल आपने बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। अगला सवाल देखिए, वीबर्स लॉ कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, ये सही आंसर क्या है, द प्रिंसिपल दैट द जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस फॉर एनी गिवन सेंस इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ द स्टिमुलेशन बीइंग जज्ड, ठीक है। तो अभी देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपका, ये जो है आपका वीबर्स लॉ, ठीक है, वीबर जो था उसका जो लॉ था उसको पूछा है उन्होंने यहाँ पर। तो आई थिंक कि आपको ये पहली बार पूछा गया है इससे संबंधित। अभी वो कौन सी फील्ड लेके आ रहे हैं, आप एक बात देखिएगा, आपको जो है वो लेके आ रहे हैं कौन सी, अभी यहाँ पे मत देखिए, यहाँ पर देखिए, ये आप देख रहे हैं सिलेबस में देखिए क्या बोल रहे हैं, परसेप्शन की बात कर रहे हैं, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ परसेप्शन, गेस्टाल्ट तो पूछ ही रहे थे अभी तक। अभी यहाँ पर देखिए कहीं भी आपको एक चीज नहीं दिख रही है, वो क्या है, वो है आपका साइकोफिजिक्स यानी कि मनोभौतिकी, ठीक है। मनोभौतिकी नहीं दिख रही इस बार भी। देखिए आपको फेशनर पे सवाल था, वीवर पे आपको अगेन सवाल था, इस पे आपने ध्यान रखना है। ये जो आपको दिख रहा है ना, फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस, इसको मिक्स कर रहे हैं वो परसेप्शन के साथ, और धमाकेदार सवाल स्टीवन वीबर और उन सबके यहाँ पर सेट कर रहे हैं, बाकी कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो देखिए छोटा सा यहाँ पे लाइन पड़ी हुई थी लास्ट में, अभी तक इन्होंने जो है 19 से आई गेस या 20 से आपको सवाल नहीं पूछा था इसके बारे में, इस बार यहाँ पे आपको सवाल पूछ लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वेलकम टू साइको प्रोफेसर। चलिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, आपके वीबर्स लॉ के बारे में पूछ रहे हैं। वो यही प्रिंसिपल है that the just noticeable difference for any given sense is a constant proportion of the stimulation being judged। वेबर नियम का निम्न में से किस रूप में सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है, वो बोलते हैं कि स्थिर जो है समानुपात है, कांस्टेंट रेशियो की बात करते हैं वेबर, और उसी को आगे चेंजेस कर रहे थे। तो आगे जाके आपको और भी लॉ पढ़ने होंगे। यह सिद्धांत कि किसी प्रदत्त बोध के हेतु न्यूनतम गेय जस्ट नोटिसेबल भेद परखे जा रहे उद्दीपन का स्थिर समानुपात है। इसलिए कहते हैं आपसे कि आपने जो है NCERT पढ़ना है, ठीक है। यही है क्या है, यही आपकी बेस्ट बुक है और यही आपका बेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पढ़ने मिलेगा आपको, देखिए अगर आपके पास NCERT किताब है 11वीं कक्षा का 5वां चैप्टर, क्या लिखा है, डिफरेंस थ्रेशोल्ड के बारे में लिखा है, डिफरेंस लीवन के बारे में लिखा है। यही क्या है, यही आगे आपका वीबर्स लॉ बन रहा है जहां से आपको सवाल पूछा गया है, ठीक है। इसको पढ़िएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, विच इंटेलिजेंस टेस्ट 3rd यूनिट 6th यूनिट कंबाइंड, है ना, which intelligence test contained a formula for computing the IQ for the first time। IQ क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट MA/CA into 100। सबसे पहली बार इस्तेमाल कब किया गया, वेशलर के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। किस बुद्धि परीक्षण में पहली बार बुद्धि लब्धांक की गणना करने का सूत्र समाहित था, इसका था, इसका था, इसका था, इसका था, किसका था वो आपको बताना है। सही उत्तर क्या है आपका, यहाँ पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, स्टैनफोर्ड बिनी के अंदर किया गया था। बिने साइमन को पास मालूम था मेंटल एज के बारे में 1905 में, मेंटल एज का मालूम था थोड़ा बहुत उनको, लेकिन जो IQ वाला इस्तेमाल किया गया कब किया गया, स्टैनफोर्ड बिने की स्केल के अंदर इसका हम इस्तेमाल करते हैं। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जर्मनी हावी हो रहा था तो यहाँ से वेशलर आ चुके थे अपना एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल को लेकर। और ये स्केल क्यों बनी थी, क्योंकि जो था बच्चों के लिए कर पा रहे थे हम, लेकिन बाद में हम बड़ों के लिए, बड़ों का इंटेलिजेंस जो है IQ वगैरह मेजर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बाद में आता है, इस प्रकार से कर्व बनता है और काफी सारी चीजें इसके अंदर होती है।
ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इनको गुस्सा आया कि नहीं अब मैं बच्चों के लिए भी बनाऊंगा, फिर उन्होंने जो है चिल्ड्रन के लिए भी स्केल बना दी। आगे के लिए अलर्ट रहिएगा। ठीक है, वेस्लर प्रौढ़ बुद्धि मापना पैमाना, बच्चों के लिए वेस्लर बुद्धि पैमाना, बिने साइमन पैमाना, स्टैनफोर्ड बिने पैमाना। सही क्या है, सही आपका अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्केल को पैमाना लिख रहे हैं, आप बताइए, स्केल को पैमाना लिख रहे हैं, कहीं स्केल को मापनी लिख रहे हैं, तो आपकी श्रद्धा अनुसार। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, अगेन यूनिट 4 यूनिट नंबर 9 दोनों कंबाइंड, क्यों कंबाइंड बताते हैं अभी, इज ड्यू टू हेरिडिटरी फैक्टर, आनुवंशिक तौर पर कुछ कारकों से आपको जो दिक्कत हो रही है, ये आपका आ गया जेनेटिक वाला हिस्सा यहाँ से, ये आ गया आपके यहाँ पे डेवलपमेंट वाला हिस्सा। ठीक है, डेवलपमेंट अगर आपने प्रीवियस लेक्चर फ्री वाले देखे हैं तो बन जाएगा, हाँ थोड़ा बहुत लगा लेंगे आप। क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम 2021 में सॉल्व किया है, सेरेब्रल पाल्सी पहले के पीवाईक्यू में आया हुआ है, मल्टीपल डिसेबिलिटी देखिए ये तो आपको मालूम ही होगा, आपने एमए पढ़ के रखा होगा, कम से कम इतना तो मालूम होगा मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या होती है। मल्टीपल मतलब मालूम है बहु, और डिसेबिलिटी मतलब जो है प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इज ड्यू टू हेरिडिटरी फैक्टर। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक विरूपताएं वंशानुगत कारकों के कारण होती हैं, वंशानुगत कारकों के कारण होती हैं। वंशानुगत, वंश यानी आपको माता पिता से मिला, आपको मिला, अब आपके जो है बच्चे होंगे उनको वंश में मिलेगा, उनके जो बच्चे होंगे वंश में, तो इस प्रकार से वंश चला आ रहा है। ठीक है, कौन सी आनुवंशिक विरूपताएं हो रही हैं वंशानुगत कारकों के कारण, डाउन संलक्षण, प्रमस्तिष्क घात, फिनाइल कीटोन्यूरिया और बहुल विकलांगता। ठीक है, यहाँ पे आपने समझना है एक चीज कि देखिए जो आपके डिसऑर्डर आ रहे हैं, जो डिजीज वगैरह आ रही है यहाँ पर, वो क्यों होती है, एक होती है आपके जेनेटिक कारणों से, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरे होते हैं आपके गुणसूत्र में लफड़ा हो गया उस वजह से। ठीक है, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो 19-20 ऊपर नीचे 21-22 हो गए, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आता है। तो क्रोमोसोम डिसऑर्डर में आपका कौन सा आता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डाउन सिंड्रोम, इसका एक और नाम होता है कौन सा, वो होता है ट्राइसोमी 21। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, ये आपके क्रोमोसोम में डिफेक्ट हो जाता है, 21 ही क्रोमोसोम आपको मिल रहे हैं, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर हो जाती है। उसी प्रकार से आप देखेंगे टर्नर सिंड्रोम जो है आपका, आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, क्योंकि दिक्कत कहाँ पर हो रही है, आपके गुणसूत्र में हो रही है। ठीक है, और इसको आप जो है इनहेरिट नहीं करते हैं, कि गुणसूत्र में जो है आपके यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। ठीक है, लेकिन जो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, आनुवंशिक तौर पर जो आपको विकार हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है, इसमें क्या होते हैं, जो आपके जीन्स होते हैं जो आपको माता पिता से मिल रहे हैं, ये कैसे आ जाते हैं, ये आपके रिसेसिव आ जाते हैं। कैसे जीन्स होते हैं, नाम ध्यान रखिएगा, रिसेसिव जीन्स आपके ये होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, आपको डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें कौन कौन सा है, एक तो आपने देख लिया यहाँ पर, मतलब जो ऑप्शन में दिया है उसको हम बोलते हैं PKU, फिनाइल केटोनूरिया। ठीक है, इसका नाम है PKU, ये क्या है, रिसेसिव जीन होने की वजह से हमको ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो आपको मालूम तो पड़ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इज ड्यू टू हेरिडिटरी फैक्टर, हेरिडिटी की वजह से हो रहा है हमको कौन सा, फिनाइल केटोनूरिया, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, मल्टीपल डिसेबिलिटी देखिए ये नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर ऑप्शन में। ये डाउन सिंड्रोम आपको मालूम है किसकी वजह से हो रहा है, ये आपको क्रोमोसोम की वजह से हो जाता है, क्रोमोसोम आपके 21 रह गए, 22 हो गए, 23 हो गए, इस प्रकार से टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और भी जो एक्स्ट्रा सिंड्रोम्स हैं वो सब क्यों होते हैं, क्रोमोसोम में दिक्कत आ रही है इस वजह से। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 मिलते हैं आपको, 23 यहाँ से, 23 यहाँ से, ये आपकी माता, ये आपके पिता, ऐसे मिलते हैं आपको 46। और इसमें क्या होते हैं आपके अलग डीएनए और वो सब चीजें इसके अंदर होती हैं, लेकिन जो आप इनहेरिट कर रहे हैं जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, आप हेरिडिटरी फैक्टर की वजह से जो हो रही है वो कौन सी, आपकी फिनाइल केटोनूरिया। ठीक है, तो ये मान लीजिए माता है और ये मान लीजिए पिता है। ठीक है, ये माता पिता है, ये दोनों मिले, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ये जो है यहाँ पे बच्चा पैदा हो रहा है। ठीक है, ये जो बच्चा पैदा हुआ है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे चाइल्ड पैदा हुआ है, ठीक है, ये कैसा पैदा होता है, अगर PKU से ग्रसित है तो ये कैसा पैदा हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे ये जो बच्चा पैदा हो रहा है एक अमीनो एसिड है जिसको हम बोलते हैं फिनाइल, नहीं, फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन, PHENYLALANINE, फिनाइल एलानीन, ये एक क्या है, ये एक अमीनो एसिड है। इसको ये जो बच्चा है, आप सब हमने जो है इसको प्रॉपरली ब्रेक कर लिया है, लेकिन ये जो बच्चा यहाँ पे पैदा हो रहा है, ठीक है, ये जो है इस अमीनो एसिड को क्या नहीं कर पाएगा, इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे आप देख रहे थे अभी, आपने देखा था स्टार्टिंग में, वो एंजाइम क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है और फिर क्या है वहां पे पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता है। ठीक इसी प्रकार से एक और अमीनो एसिड है, कौन सा, फिनाइल एलेनिन, एक अमीनो एसिड है, ठीक है, एक अम्ल है यहाँ पे, और उसमें क्या होता है यहाँ पर, ये जो बच्चा है ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। जब ब्रेक नहीं कर पाएगा तो दिक्कत कहाँ पे आएगी, ये जो एसिड है
किसमें काम करता है, आपकी जो स्किन का कलर है, आपके जो बालों का कलर है, इसको कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन जब ये बच्चा यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा तो उसको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और अगर ये लंबे समय तक भी रहा, इसको ट्रीट वगैरह नहीं किया, तो इसमें आपकी जो बच्चे के अंदर आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वगैरह भी देख सकती है, मानसिक रूप से मंद वगैरह भी हो सकता है, ये सब चीजें भी आपकी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये जब हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये जीन की वजह से हो रहा है, रिसेसिव जीन आ चुका है इसके अंदर, यानी जो 46 आए हैं उसमें से क्या है, एक जगह क्या आ चुका है, उसका रिसेसिव जीन आ चुका है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तभी किससे ग्रसित हो रहा है, वो फिनाइल केटोनूरिया से, क्योंकि फिनाइल जो है, फिनाइल एलानिन, उसको क्या हो रहा है, केटोनूरिया यानी कि उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और इस पीकेयू को होने के लिए इस माता के पास भी, इस पिता के पास भी, दोनों के पास क्या होना चाहिए, ये वाला जीन उनके पास होना चाहिए, तभी बच्चे के अंदर आएगा। एक के पास भी होगा तो ये प्रॉपरली काम नहीं कर सकता है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, पीकेयू है बच्चे में, आपको ये सब चीजें हो सकती हैं। कौन सा एसिड ब्रेक नहीं कर पाएगा, वो फिनाइल एलानिन, ये जो एसिड है इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं पीकेयू होता कैसे है। फिनाइल केटोनूरिया, केटोनूरिया का अगर हम बात करें, केटोनूरिया मतलब क्या होता है, आपकी जो यूरिन है वहां पे कीटोन्स का लेवल जब बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कीटोनूरिया। मतलब कीटोन जोड़े, कीटोन धन यूरिया, कीटोनूरिया आपका बनता है, और फिनाइल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो फिनाइल केटोनूरिया। व्हेन टू कैरियर्स ऑफ द पीकेयू जीन हैव अ चाइल्ड, मतलब इस फादर जो है, फादर के पास भी क्या है, एक पीकेयू जीन है, ये जो मदर है इसके पास भी क्या है, एक पीकेयू जीन है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है टिक वाला, ये वर्किंग जीन है, ये आपका नॉन वर्किंग जीन है, इसको अभी हम और देखते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आपके पास, यहाँ पर आपके पास जो है वो है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मीटिंग हुई, यहाँ पर देखिए पिता से अगर ये सही वर्किंग जीन आ गया, माता से वर्किंग जीन आ गया, तो क्या होगा, चाइल्ड विदाउट पीकेयू एंड नॉट अ कैरियर। अगर सवाल बनाना चाहें वो, तो इसके ऊपर से बहुत बढ़िया सवाल बन सकता है कि एक बच्चे के पास ये वाला है, ये वाला है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए यहाँ इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पिताजी से एक सही वाला आया, माताजी से एक सही वाला आ गया, बच्चे जो है चाइल्ड विदाउट पीकेयू हो गया एंड नॉट अ कैरियर, यानी कि माता और पिता जो थे वो कैरियर थे किसके, पीकेयू जीन के। ठीक है, लेकिन जब अच्छे वाले आ गए दोनों, मतलब बच्चे के अंदर, तो अब जो बच्चा है उसके पास पीकेयू नहीं है, इसका आपने ध्यान रखना है। मतलब अगर भविष्य में ये जो लड़की है ये माता बनेगी तो इसके पास पीकेयू जीन होगा ही नहीं, आगे जब ये मीटिंग करेगी तब यहाँ पे इसके पास जो है, इसके पास पीकेयू जीन होगा ही नहीं, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एंड नॉट अ कैरियर, खत्म हो गया यहाँ पे पूरी कहानी। लेकिन यहाँ पर देखिए पिता से अच्छा वाला आया, माता से खराब वाला जीन अगर आ गया तो क्या है, चाइल्ड विदाउट पीकेयू एंड इज अ कैरियर। और सेम अगर उल्टा भी हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए ये जो बच्चा है, ये जो लड़की है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इनको पीकेयू तो नहीं है इनको, लेकिन कैरियर अभी भी ये बने हुए हैं। इनके पास भी एक खराब जीन आया माता से, इनके पास एक खराब जीन आया अपने पिता से। ठीक है, ये कैरियर बिल्कुल भी नहीं है, ये जो है कैरियर है। ठीक है, मतलब अगर आगे ये लड़का किसी लड़की से शादी करता है और लड़की के पास भी अगर पीकेयू जीन होता है, मान के चलिए, तो ये लड़का भी कैरियर है, ये लड़की भी कैरियर है, तो क्या होगा, दोनों जब कैरियर मिलेंगे तो आगे फिर से अगेन पूरा चक्र ये वाला चल जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई। लेकिन अब मान के चलिए पिताजी से भी खराब वाला आ गया, माताजी से भी खराब वाला आ गया, तो क्या हो गया, चाइल्ड विद पीकेयू। इस जो बच्चा है इसको क्या हो जाएगा, इसको फिनाइल कीटोनूरिया यहाँ पर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी जो आपको बताया था कि माता और पिता दोनों से आना जरूरी है, वो यही कहानी थी कि माता से भी खराब वाला आना चाहिए, पिता से भी खराब वाला, जो रेसेसिव जीन जिसको हम बोलते हैं, वो अगर आएगा तो हमको यहाँ पर ये पीकेयू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं सवाल नंबर 11 से सवाल नंबर 20 तक। एक्चुअली हमने जो है आपके 21 तक यहाँ पर कर लिए हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ऑलराइट, तो ये था इस वीडियो का पार्ट 2। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो क्या करना है क्या नहीं करना आपको ऑलरेडी मालूम है। तो इसी के साथ देखते रहिए चैनल को। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के अंदर, बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।
पार्ट 1 के अंदर हमने ये वाला सवाल छोड़ दिया था, उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। मैक्स मिन कौन प्रिंसिपल इन रिसर्च रिफर्स टू, शोध में अधिकतम न्यूनतम नियंत्रण निम्न में से किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। अब देखिए वो मैक्सिमम को पूरा नहीं लिख पाए, अधिक कैसे लिखते, मिनिमम को न्यूनतम लिखना पड़ा पूरा, और यहाँ पर जो है आपका है कंट्रोल को नियंत्रण पूरा लिखना पड़ा। ठीक है, तो ये फर्क हो जाता है आपका हिंदी और अंग्रेजी के अंदर, कभी कभी आपको हिंदी में फायदा भी मिल जाता है। मैक्स मिन कौन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, एक्सट्रानियस वेरिएंस, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। स्वागत है आपका काली स्क्रीन के ऊपर। बात कर रहे हैं किसके बारे में, बात कर रहे हैं वो वेरिएंस के बारे में। वेरिएंस क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक प्रकार से आपका प्रसरण। प्रसरण से आप याद करें प्रसारण, प्रसारण क्या होता है, पूरा फैला हुआ रहता है, उसी प्रकार से आपका वेरिएंस भी जो है यहाँ पर फैला हुआ रहता है। ठीक है, ओके। जब भी हम बात करेंगे किसी भी रिसर्च में या किसी भी हम बात करें एक्सपेरिमेंट के अंदर, हमको जो देखने मिलता है क्या, हमको देखने मिलता है 3 प्रकार की चीजें हमको देखने मिलती हैं। सबसे पहला कौन सा देखने मिलता है हमको, हमको देखने मिलता है प्रायोगिक प्रसरण, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। उसी के साथ हमको देखने मिलता है यहाँ पे एक्स्ट्रानियस या फिर वेरिएंस, और तीसरा हमको देखने मिलता है एरर वेरिएंस। किसी भी रिसर्च किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर हमको ये 3 चीजें प्रमुख तौर पर देखने मिलती है, एक्सपेरिमेंटल, एक्स्ट्रानियस, एरर वेरिएंस। इसी एक्सपेरिमेंटल को यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने, यहाँ पर बोला है उन्होंने सिस्टमैटिक वेरिएंस या वेरिएंस, जो भी आप बोलते हैं। यहाँ पर देखिए अधिकतमीकरण बाह्य प्रसरण का, ठीक है, मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, कंट्रोल करना है, यानी कि मैक्स मिन कौन, सिस्टमैटिक वेरिएंस, एरर वेरिएंस और एक्सट्रानियस वेरिएंस। अभी आपने तीनों चीजें देखी थी। सिस्टमैटिक ही क्या होता है आपका, एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस भी होता है, एरर वेरिएंस है, और आपका एक्सट्रानियस वेरिएंस यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ चीजें। मान के चलिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज के ऊपर, और आपने लिया है क्या, आपने लिया है यहाँ पर मिल्क, ठीक है, और आपको चेक करना है किसके ऊपर, आप कर रहे हैं पावर के ऊपर। ठीक है, मिल्क और पावर के ऊपर आप कर रहे हैं, यानी कि आपने दूध पिला के देखना है कि कौन जो है कितना शक्तिशाली बन सकता है, नहीं बन सकता है, वो सब चीजें आप यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये केवल हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसको एग्जांपल के तौर पे लें, वास्तविकता इसका कोई संबंध नहीं है, सभी पात्र जो है यहाँ पर कहानी में काल्पनिक है। इसको ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए मिल्क क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या हुआ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि 1 लीटर दूध पीने से कितनी ताकत आ रही है, मान के चलिए 50 किलो उठा पा रहा है वो। 2 लीटर पीने से मान के चलिए 60 किलो, 3 लीटर पीने से मान के चलिए 90 किलो, ठीक है, या 70 कर लेते हैं आप, 50 70 90, ये ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप करके देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कितना कितना दूध पिलाने से हर दिन में, हर महीने में, हर हफ्ते में क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, उनके पावर के ऊपर। यानी कि सीधा सीधा बात करें, आप क्या देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या देख रहे हैं, आप इसको इफेक्ट देख रहे हैं, इसका प्रभाव देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे जो आपको देखने मिलने वाला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव जो आप देख रहे हैं, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। उसी को आप क्या बोलते हैं, उसी को आप बोलते हैं सिस्टमैटिक वेरिएंस, है ना। सिस्टम के हिसाब से जो है प्रॉपर चीजें चल रही हैं, सिस्टमेटिकली सब कुछ हो रहा है, जो हम चाह रहे हैं वो हमको मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हमने डाला कि सुबह दूध पिला के देखा, शाम को दूध पिला के देखा, रात को दूध पिला के देखा, एंड उसका हम देख रहे हैं पावर के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ रहा है। सुबह वाला हो सकता है ज्यादा ताकतवर हो, शाम वाला हो सकता है, या दोपहर वाला हो सकता है कम ताकतवर हो, शाम वाला हो सकता है कि मीडियम ताकतवर हो। ठीक है, तो ये सब आप जो है देख रहे हैं अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग चीजें करके। तो आप क्या चाहते हैं, आप हमेशा चाहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या कर सके, आपको जो आपको प्रूफ करना चाहते हैं वो प्रूफ आप कर दें। ठीक है, हमेशा आप चाहते हैं ये चीज। तो आप बताइए, आप इसको मैक्सिमम चाहेंगे, मिनिमम चाहेंगे, या इसको आप कंट्रोल करना चाहेंगे। आप यहां पर कुछ भी करें, हमेशा जो एक्सपेरिमेंटर है क्या चाहेगा, वो इसको मैक्सिमाइज करना चाहेगा अपने एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस को, यानी कि बाकी कुछ भी चीजें मतलब नहीं, मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका मुझे सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिले अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। लेकिन क्या ये हमेशा संभव है, इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते हैं रिसर्च के अंदर एक और चीज होती है, नहीं जानते तो बता रहे हैं अभी, वो क्या होती है, वो होती है आपकी एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स, यानी कि ऐसे वेरिएबल, ऐसे चर जो बाहर से आ रहे हैं और आपको जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को।
ठीक है, ठीक है। अब सवाल उठता है, पहले हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल तो समझ लें, चर क्या होते हैं, तब हमको समझ में आएगा वेरिएंस की बात है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी आपके एग्जाम्पल में देखिए, हो सकता है कि वो जो है एज हो सकती है आपकी, ठीक है, उसकी इंटेलिजेंस हो सकती है, बुद्धि हो सकती है, ठीक है, या फिर वहां पे उसका सेक्स हो सकता है। आपने अपनी स्टडी में मेल को लिया है, फीमेल को लिया है एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो भी डिपेंड करेगा ना, वो भी तो उसको फ्लक्चुएट कर सकता है आपके आईवी को, है ना। फीमेल दूध पी के उतना पावर जनरेट नहीं कर सकती है, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, जितना एक मेल कर सकता है, ठीक है। एक जनरल आइडिया के तौर पे बात करें हम तो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सेक्स है, ये भी क्या हो सकता है, आपको यहाँ पर स्टडी में आपको डिस्टर्ब कर सकता है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल का काम ही होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या होता है, वो थोड़ा बहुत घुल मिल जाता है और आपके डीपी को यहाँ पे फर्क कर देता है, ठीक है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंटर का काम क्या होगा कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसको क्या करता है, वो उसको कंट्रोल करना चाहता है, यानी कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएंस है ना, वेरिएबल की वजह से क्या आएगा, उसके इसमें प्रसारण आएगा, वेरी करेगा, इसलिए क्या चाहता है, उसको वो कंट्रोल करना चाहता है, जो आपका एक्सपेरिमेंटर होता है। वो कंट्रोल कैसे कर सकता है, हो सकता है अपनी स्टडी में सारे मेल्स को ले ले वो, ठीक है, सारे मेल्स को ले ले अपनी स्टडी में, ठीक है, ये कर सकता है। उसने क्या कर दिया यहाँ पे, सेक्स को कंट्रोल कर दिया यहाँ पर। हो सकता है वो एक ही एज के ले ले, है ना, सब 20-25 साल के ले ले, वो 20 से 25 के बीच में, है ना। 16 साल वाला ऑब्वियसली कम उठाएगा एज कम्पेयर टू 20 या 22 साल वाला, ठीक है ना। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो ये जस्ट आपको एक्सट्रेनियस वेरिएंस को क्या करना होता है, इसको इसको जो काम होता है, इसको कंट्रोल करने का काम होता है। इसी को हम कंट्रोल वेरिएंस भी इसको हम कभी कभी बोल देते हैं, एक्सट्रेनियस वाले को, ठीक है। ओके, पहला अभी आपने क्या देखा, मैक्सिमाइज करना है किस चीज को, मैक्सिमाइज करना है सिस्टमेटिक वेरिएंस को, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस को क्या करना है आपको यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है। जो आपका प्रसरण है सही 60 वाला, उसको क्या करना है आपको मैक्सिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है किसको, वो अभी हमने देखा नहीं है। और हमको क्या करना है, कौन मैक्स मिन कौन कंट्रोल करना है, किस चीज को कंट्रोल करना है हमको यहाँ पर, हमारा एक्सट्रानियस वेरिएंस, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर वगैरह भी हो सकता है, हीट वगैरह भी हो सकती है ना, एटमॉस्फेयर, नॉइज, पॉल्यूशन, सब चीजें आएंगी आपके किसके अंदर, एक्सट्रानियस वेरिएंस के अंदर। मतलब ऐसा चीज है जो एक्सपेरिमेंटर के हाथ में नहीं है, लेकिन उसको वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर सकता है। वो कौन सा आएगा आपका, एक्सट्रानियस वेरिएंस। चलिए अब पढ़ते हैं सवाल को। मैक्स मिन कॉन प्रिंसिपल इन रिसर्च रिफर्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएंस। अरे ये कैसी बात है, इसको तो हमको एक्सट्रेनियस वेरिएंस को तो हम चाहते ही नहीं कि दूसरे जो वेरिएबल्स हैं वो हमको प्रभावित करें, ये तो हम चाहते ही नहीं है, ये ऑप्शन तो हट गया। फिर देखिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ सिस्टमेटिक वेरिएंस, यस ये हम चाहते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएंस, मिनिमाइज नहीं करना, हम क्या चाहते हैं, इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल कहाँ है, ये देखिए, ये है आपका कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएंस, ये हम करना चाहते हैं। हमारा जो एक्सट्रेनियस वेरिएंस है उसको हम क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। चलिए एज कंट्रोल कर दिया, सेक्स कंट्रोल कर दिया, टेम्परेचर कंट्रोल कर दिया, ठीक है, और भी चीजें जो है कंट्रोल करने की, जो एक्सपेरिमेंटर के हाथ में है वो सब क्या करेगा, उसको कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएंस, बाह्य प्रसरण का नियंत्रण, ठीक है, एक्सट्रेनियस वेरिएंस को बोल रहे हैं बाह्य प्रसरण, उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सिस्टमेटिक वेरिएंस, है ना, आईवी का सीधा सीधा प्रभाव डीवी के ऊपर, बीच में कोई हरकतें नहीं चाहिए हैं, बीच में कुछ भी चीजें नहीं चाहिए हमको, कोई भी एक्सट्रेनियस वेरिएंस हमको कम ना, मतलब दिक्कत ना करे। इसको क्या चाहता है वो एक्सपेरिमेंटर, मैक्सिमाइज करना चाहता है, ठीक है। तो इसको जब अगर वो मैक्सिमाइज करना चाहता है तो बट ऑब्वियस सी बात है, इसको कंट्रोल करना चाहेगा जितना हो सके उससे, है ना, टेम्परेचर वगैरह। तभी आप देखिए जब स्टडी होती है लाइट के ऊपर, ठीक है, और रीडिंग हैबिट के ऊपर, तो क्या करते हैं, एक बंद कमरे में, एक एसी कमरे में लाइट डालते हैं ताकि बाहर का कोई प्रकाश अंदर ना आए और जो सब्जेक्ट है उनको यहाँ पर दिक्कतें ना हो, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सिस्टमेटिक वेरिएंस, कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएंस, और यहाँ पर देखिए मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस, ठीक है। अब सवाल उठता है कि एरर वेरिएंस क्या है, चलते हैं काली स्क्रीन के ऊपर। अभी हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एरर वेरिएंस के बारे में, त्रुटि प्रसरण के बारे में। आप ध्यान करें एरर वेरिएंस कहाँ देखने मिला आपको, एक और आपने जो पीवाईक्यू सॉल्व किया था अनोवा वाले में, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, हम विदिन के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार से लिंक करके पढ़ना चाहिए आपने भी। अब यहाँ पर देखिए जो एरर वेरिएंस है क्या आ रहा है, ना तो इसमें सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, ना इसमें एक्सपेरिमेंटर कुछ कर रहा है, एरर की वजह से आ रहा है, त्रुटि की वजह से आ रहा है। इसके अंदर जो प्रयोग करता है एक्सपेरिमेंटर है, इसका कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता वो, ठीक है। अब मान के चलिए आपकी स्टडी में 50 मेल है, 50 मेल में से मान के चलिए 20 मेल जो है उनका मन नहीं है, ठीक है, उनका मन नहीं है आज कुछ करने का, दूध पीने का मन नहीं उनका, तो क्या कर लेंगे आप, उनको जबरदस्ती करेंगे क्या, जबरदस्ती करेंगे तो हो सकता है वो वॉमिट कर दें, ठीक है। तो मन नहीं है उनका, तो ये तो अब एक्सपेरिमेंटर के हाथ में नहीं है ना, जबरदस्ती बोल सकता नहीं कि या नहीं करना ही पड़ेगा आपको, हमारी स्टडी का सवाल है, हमारा जो है सिस्टमेटिक वेरिएंस जो है बैठा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। उसी के साथ साथ हो सकता है मान के चलिए और भी चीज, उसका एटीट्यूड सही नहीं है, ठीक है। मान के चलिए जो है एक्सपेरिमेंटर, उसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही है किसी चीज को, ठीक है।
तो ये हो सकता है, ठीक है। उनकी जो हैबिट वगैरह है वो जो है मान के चलिए दूध पीने के बाद मान के चलिए वो केला खाते हैं या नहीं अंडा खाते हैं, जो भी खाते हैं, तो वो भी क्या करेगा, वो भी इफेक्ट करेगा किसके ऊपर, आपके डीवी के ऊपर, है ना। इसलिए काम क्या होता है, ये जो एरर वेरिएंस है, मतलब एक्सपेरिमेंटर के हाथ में कुछ भी नहीं है वो, है ना, किसी का एटीट्यूड, किसी का मन, है ना, किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं क्या हो रही है यहाँ पर एरर की वजह से आ रही हैं, तो ये क्या कर होती है, ये आपकी एरर वेरिएंस होती है। इसी प्रकार से मान के चलिए किसी रूम में एक्सपेरिमेंट हो रहा है और बाहर से मान के चलिए खिड़की का एक कांच यहाँ पे टूटा हुआ है, वहां से कुछ रोशनी आ रही है, वो प्रभाव डाल रही है, सारे बच्चों का ध्यान कहाँ पर है, इस रोशनी के ऊपर है। तो ये क्या है, ये आपके लिए एक प्रकार से एरर वेरिएंस है। उस एक्सपेरिमेंटर ने तो पूरा कमरा बंद किया, सब चीजें कर दी थी, लेकिन कहीं से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है या कहीं से थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है, या दरवाजे के पास से उसने जो है यहाँ पे कुछ लगाया नहीं हुआ है तो नीचे से आवाज आ रही है ना, या कि मान के चलिए दीवार जो है यहाँ पे तो 4 इंच की है, पतली सी ईंटों की दीवार बनी हुई है, पीछे से जो है हो हल्ला हो रहा है, पार्टी हो रही है, वहां की आवाज आ रही है। तो ये सब क्या है, कंट्रोल में नहीं है एक्सपेरिमेंटर के, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम एरर वेरिएंस, इसी को हम बोलते हैं त्रुटि प्रसरण। मैक्स मिनकॉन प्रिंसिपल इन रिसर्च रिफर्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सिस्टमेटिक वेरिएंस, मिल्क का पावर पे सीधा सीधा प्रभाव देखना है हमको, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस, ठीक है, जितना ट्राई कर सकता है बच्चा, मतलब एक्सपेरिमेंटर करेगा अपना ट्राई, एंड कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नेस वेरिएंस, कि बाहर से कुछ चीजें जो है एज, सेक्स और वो सब चीजें जो है इसको कंट्रोल करने का पूरा ट्राई करेगा। व्यवस्थित प्रसरण का अधिकतमीकरण, त्रुटि प्रसरण का अल्पतमीकरण व बाह्य प्रसरण का नियंत्रण, ये सब काम होगा। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ये यहाँ पे सही आंसर होता है। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग बीटीएस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब हम बात करेंगे किसी और नवीन विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।